शरीर द्वारा त्याग होने तक बृहदान्त्र के निचले भाग में इकट्ठा हो जाता है। कहाँ हो जाता है? निचले भाग में, जिसे मलाशय कहते हैं। मलाशय एक ऐसी जगह होती है यहाँ पे जो हमारी पॉटी होती है वो रखी जाती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलेंगे इसे? एनस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसे? एनस। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज जैसे चोकर, रेशेदार समृद्ध भोजन खाने से बृहदान्त्र सुचारू रूप से चलता है। सुचारू रूप से मतलब सही तरीके से चलता है। अंततः इसे गुर्दे के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसे बोलते हैं, इस प्रक्रम को बोलते हैं बहिक्षेपण। क्या बोलते हैं इसे? बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब होता है बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं बहिक्षेपण। इस प्रकार आपका शरीर अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देता है और स्वस्थ रहता है। कैसा रहता है? स्वस्थ। क्या यह जानना रोचक है कि भोजन के प्रत्येक तत्व का उपयोग और अनुपयोगी अपशिष्ट से मुक्त सुनिश्चित करते हुए पाचन तंत्र कैसे कार्य करता है? अब देखेंगे बृहदान्त्र में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु। क्या है? जीवाणु। जीवाणु कहते हैं जिन्हें हम बैक्टीरिया, जो पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। यह जीवाणु हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखते हैं। वे बिना पचे हुए भोजन, विशेषकर रेशे को विघटित करते हैं। रेशा, जैसे हमने आम खाया ना, तो आम में क्या होते हैं? रेशे रेशे होते हैं ना, तो उसे तोड़ने का काम करता है और आवश्यक पोषक का उत्पादन करता है। रेशे से समृद्ध भोजन और विशेषता किण्वन भोजन जैसे दही, छाछ, श्रीखंड, कांजी, अचार, गुरदंत और पोयता भाता। ठीक है। अब विज्ञान एवं समाज देखेंगे। शताब्दियों से यह सर्वविदित है, यानी कि शताब्दियों से हम ये चीज़ जानते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने में पाचन का बहुत महत्व होता है। पाचक का मतलब जो चीज़ अच्छा शरीर चाहिए तो हमारी पाचन क्रिया अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छी। और अच्छी पाचन क्रिया पता है कब होती है? जब हम चबा के खाना खाते हैं और टाइम पे खाते हैं। ठीक है। प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता में सरलता से पचने वाले भोजन की भूमिका पर और पाचन को बढ़ाने के लिए अदरक, काली मिर्च एवं जीरे जैसे मसालों के उचित उपयोग पर बल दिया गया। यानी कि हमें सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए? अदरक, काली मिर्च और जीरे। ये क्या है? हमारे पाचन तंत्र को अच्छा बनाते हैं। पोषण के क्षेत्र में विज्ञान में हुए उन्नयन भी पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मुख्य कारकों के रूप में उपयुक्त समय पर भोजन करना, यानी कि सही टाइम पे खाना खाना, उचित आहार लेना यानी कि सही खाना लेना और भूख से अधिक भोजन ना करने पर महत्व दिया गया है। यानी कि कम खाना खाना चाहिए जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है, ना कि अच्छा बनाए तो पूरा ही खा लें फिर पलटियाँ कर रहे हैं। क्या सभी जंतुओं भोजन का पाचन मनुष्य की भांति ही होता है? मैंने गाय को अपना भोजन चबाते हुए देखा, जबकि उस समय ना तो वो कुछ खा रही थी और ना ही कुछ चर रही थी। ऐसा क्या हुआ था उसमें कि वो अपना भोजन चबा रही थी? क्या हो रही थी? चबा रही थी। घास खाने वाले जंतु जैसे कि गाय, भैंस आंशिक रूप से घास चबाते हैं। देखो क्या हुआ कि घास है, गए खेत में, जल्दी से गाय ने चर ली और पेट में एक जगह रख ली। अब वो जब बैठेगी ना सोने के टाइम पे या बैठने के टाइम पे, तो उस टाइम पे वो ऐसे करती है। जिस टाइम पे मम्मियाँ चुगलियाँ करती है ना एक दूसरे की, वो सोचती है अपना खाना जो पेट में मैंने स्टोर करके रखा है उसे क्या कर लूँ? चबा लूँ। क्या कर लूँ? उसे चबा लूँ। आंशिक मतलब होता है कुछ, और उसे निगल लेते हैं जहाँ से अमाशय में जाती है। अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन धीरे धीरे चबाए जाने के लिए वापस मुंह में लाया जाता है। इस प्रक्रिया को रॉ मंथन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रॉ मंथन। रॉ मंथन का मतलब कुछ देर रख लिया फिर दोबारा चबा रहे हैं। और इन जंतुओं को रोमैंती कहा जाता है। गाय दिन के लगभग 8 घंटे अपना भोजन चबाने में लगाती है और पूर्णतः चबाया गया भोजन और अधिक पाचन हेतु पुनः आहार नाल में चला जाता है। पक्षियों के दांत नहीं होते, परंतु उनके अमाशय में एक मांसपेशी होती है। जैसे हमारे दांत है, गाय के दांत है, अब इनके दांत नहीं है। क्या नहीं है? दांत। अब ये दांत नहीं है, मांसपेशियाँ होती है। मांसपेशियाँ पता है क्या? ये मांसपेशी, ये मांसपेशी, ये मांसपेशी, ये मांसपेशी, ये सारी मांसपेशियाँ हैं। और इन सारी मांसपेशियों में क्या है? इनकी में प्रकोष्ठ है, जिसे पेषणी कहते हैं, गिजार्ड कहेंगे। पक्षियों द्वारा पोषण की विधियों के संकुचन और शीतलन के माध्यम से भोजन को विघटित यानी कि तोड़ा जाता है, जो प्राय निकले गए छोटे कंकड़ों और बजरी की सहायता से होते हैं। किसकी सहायता से होते हैं? कि निगल लिया और बजरी और कंकड़ों जैसी सहायता से क्या करते हैं? उसे निगल देते हैं। यह दर्शाया गया है कि जंतुओं ने भोजन के पाचन के विभिन्न प्रकारों के अनुकूल ही अपने आहार नाल की संरचना और प्रकार में कुछ विभिन्न विशेषताएं दिखाई गई। यानी कि देखो गांव में क्या थे, गाय में उसने अंदर ले लिया, अंदर ऐसे किया, फिर बाहर 8 घंटे उसने कैसे किया?
गाय ने क्या लिया, घास लिया और उसे अंदर रख लिया, फिर 8 घंटे तक ऐसे ही करती रही। क्या करती रही, ऐसे ही करती रही, जिससे क्या हो गया, जिससे वो उसने खाना दोबारा पचा लिया। अब ये क्या है, पक्षियों में दांत तो थे नहीं, तो वो चबाएंगे, तो क्या होता है कि छोटे छोटे कण वो लेते हैं खाने के, क्या लेंगे, छोटे छोटे चीज़ें लेंगे और उनकी जो मांसपेशियाँ होती है वो आमाशय में उन्हें पचाने का काम करते हैं। जैसे अजगर है, अजगर तो पूरा ही क्या है, पूरे इंसान को नील जाता है, उसके तो दांत ही नहीं है, काटने के लिए होते हैं, चबाने के लिए थोड़ी होते हैं उनके दांत, पूरे के पूरे निकल जाता है। और निकलने के बाद जब वो वापस उसे चबाता है ना, तो उसकी मांसपेशियाँ अंदर ही, पेट के अंदर जो मांसपेशियाँ हैं वो ही निकल लेती है उसे, क्या कर लेती है उसे, वो ही निकल लेती है, क्या कर लेती है, निकल लेती है। यह दर्शाता है कि जंतुओं ने भोजन के पाचन के लिए विभिन्न प्रकार के अनुकूलन के लिए अपने आहार नाल की संरचना प्रकारों में कुछ भिन्नताएं विकसित की हैं। हमने सीखा कि पचाए गए भोजन के पोषण शरीर के विभिन्न भागों में चले जाते हैं। कुछ पोषक तत्व शरीर की वृद्धि और मरम्मत करने में सहायता करते हैं, जबकि शर्करा जैसे अन्य तत्व ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। शरीर के अंदर विघटन होता है, विघटन मतलब टूटना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पोषक प्रज्योत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, किसमें हो जाते हैं, ऊर्जा में बदल जाते हैं, उसे श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे श्वसन कहते हैं। अब पता लगाते हैं कि जंतुओं में ये प्रक्रिया होती कैसे। श्वसन का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर बाहर छोड़ते हैं। अब ऑक्सीजन अंदर क्यों लेते हैं, हमने तो रोटी खाई थी, रोटी को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। हमने कक्षा 6 के अध्याय सजीव विशेषताओं का अन्वेषण में सीखा कि सभी सजीव श्वसन करते हैं। जितने भी जिंदा लोग हैं उनमें सांस लेने की प्रक्रिया होती है। क्या सभी जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया एक जैसी होती है? आइए पहले हम मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया को समझते हैं। आप जानते हैं कि हम निरंतर श्वास लेते हुए वायु को शरीर के अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन एवं वायु को शरीर के बाहर निकालना उच्चावास कहलाता है। जब हम अंदर की तरफ ले रहे हैं तो श्वसन होगा, जब बाहर छोड़ेंगे तो उसे बोलेंगे उच्चावास। क्या बोलेंगे, उच्चावासन। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। इस शरीर में ऑक्सीजन का उपयोग कैसे किया जाता है? क्या सांस लेना और श्वसन भिन्न है? आइए समझते हैं। हमें श्वास कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, श्वास कैसे लेते हैं। वायु के कण, वायु को शरीर के अंदर लेने और बाहर निकालने की प्रक्रिया श्वास लेना कहलाती है। यानी कि लेना और बाहर छोड़ना, ले लिया और इसे बाहर छोड़ा, इसे बोलेंगे श्वास। क्या बोलेंगे, इसे श्वास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श्वास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या कह रहा है, मनुष्य में श्वसन। क्या है, मनुष्य में श्वसन। आप जानते हैं कि हम निरंतर यानी कि लगातार क्या लेते हैं, सांस लेते हैं और ये वायु से हमारे शरीर के अंदर आती है और इसे बाहर भी निकाला जाता है। वायु को शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। बाहर निकालना उच्चावासन कहलाता है। क्या कहलाता है, उच्चावासन। इस प्रक्रिया द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। शरीर में इस ऑक्सीजन का उपयोग कैसे किया जाता है? क्या श्वास लेना और श्वसन भिन्न? हाँ, देखो, श्वास लेना क्या है, अलग प्रक्रिया है और श्वसन एक अलग प्रक्रिया है। श्वसन सबको मिला के कहते हैं, सांस एक पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे हमें श्वसन कैसे लेते हैं, यानी कि श्वसन कैसे करेंगे, यानी कि बाहर लेना और अंदर, देखो, बाहर लेना, अंदर लेना और बाहर छोड़ना, अंदर लिया और बाहर छोड़ा, इस प्रक्रिया को बोलेंगे श्वास लेना। क्या बोलेंगे, श्वास लेना। भोजन के बिना 1 सप्ताह तक और पानी के बिना 1 और 2 दिन तक जीवित रहना कठिन है, परंतु श्वास लिए बिना हम सामान्यतः कुछ मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकते। ऐसा क्यों? हम सब जीवित रहते हैं क्योंकि हम श्वास लेते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, अपनी पादप तथा अन्य जंतु भी श्वास लेते हैं। आइए जानते हैं कि हम श्वसन कैसे करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार आपके पाचन तंत्र से भोजन एक विशिष्ट पथ का अनुसरण करता है। विशिष्ट पथ मतलब एक ऐसे पथ में जाता है जिससे क्या है, एक अलग प्रकार के पथ का क्या करता है, अनुसरण करता है। उसी प्रकार शरीर में श्वास लेने और श्वसन के लिए भी एक विशिष्ट अंग होता है। क्या होता है, श्वास लेने के लिए क्या होगा, एक अंग होगा और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, श्वसन तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श्वसन तंत्र। देखो, हमने नाक से क्या ली, यहाँ से इसे श्वास द्वार बोलते हैं, नाक से और मुंह से भी कभी कभी हम सांस लेते हैं और इसे बोलेंगे श्वास नाल। क्या बोलेंगे, इसे श्वास नाल। और यहाँ पे होगा बायां फेफड़ा और यहाँ पे होगा दायां फेफड़ा और ये होगा पसली, पिंजर और डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है हमारा, देखो, डायफ्राम को देखना जरा, ये वाला जो एरिया होगा इसे बोलेंगे डायफ्राम। डायफ्राम ऊपर उठता है
देखो जैसे पसलियाँ ऊपर जाएंगी तो डायफ्राम फैल जाता है। जब हम सांस ज़्यादा लेते हैं ना, डायफ्राम फैल जाएगा, और सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ठीक है। और डायफ्राम किसे कहते हैं? जगह को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेस को, पसलियों के पास। आप देखेंगे श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे कि चित्र 9.8 में दर्शाया गया है। इन तंत्र में गैस का विनिमय, विनिमय का मतलब होता है लेना देना। क्या होता है? लेना देना। एक विशिष्ट पथ की द्वार के द्वारा होता है, जिस पथ से वायु शरीर के अंदर जाती है और बाहर निकलती है, उसमें श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग सम्मिलित हैं। यह भाग श्वसन लेने और श्वसन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। श्वसन तंत्र का आरंभ नसा द्वार से होता है, जिसे नस द्वार कहते हैं, जिसमें हम वायु को अंतः श्वसित और उच्छ्वासित करते हैं। यह छोटे वायु क्या है? यह है वायु एक छोटे युगल पथ से निकलती है। किससे निकलती है? युगल पथ से निकलती है। युगल पथ का मतलब क्या होता है? यहाँ पे होती है एक एसोफेगस, और एक होती है हमारे पास जिसमें वायु मार्ग जिसे बोलते हैं, वो भी जाता है। क्या आपने अपने नस द्वार में सूक्ष्म रोम पर ध्यान दिया? छोटे छोटे रोम जो होते हैं उन पर, या रोम श्लेष्मा के साथ मिलकर हमारी श्वास के साथ आने वाली वायु में धूल और गंदगी को पाशित कर देते हैं, यानी कि फंसा लेते हैं। जैसे हमारी ये नाक है ना, तो नाक में क्या है? छोटे छोटे कण वो होते हैं, बाल, वो रोक लेते हैं गंदगी को। किसको रोक लेते हैं? गंदगी को। इसलिए हम नाक से ही सांस लेनी चाहिए, मुख से नहीं। नास पथ से वायु श्वसन नाल से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। श्वसन नाल दो शाखाओं में विभक्त होती है, जो कि दोनों फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में शाखाएं क्या हो जाती हैं? अपेक्षाकृत छोटी और महीन शाखाओं में विभक्त हो जाती है, इनकी टूट जाती है, जिनका अंतः छोटे गुब्बारे जैसे कोश में होता है, जिन्हें हम कूपिकाएँ कहते हैं। क्या कहेंगे? इन्हें कूपिकाएँ कहेंगे। हमारे फेफड़े पसली पिंजर के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। किससे रहते हैं? पसली पिंजर से सुरक्षित रहते हैं।